नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? अपन मार्क्सवाद पढ़ रहे थे। कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत थे उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने 4 जो सिद्धांत दिए। इसके अतिरिक्त उनका एक सिद्धांत और है, मार्क्स का राज्य सिद्धांत। और टॉपिक अपन डालेंगे मार्क्स का राज्य सिद्धांत। मार्क्स का जो राज्य सिद्धांत है, ये जिस प्रकार से प्लेटो और अरस्तु की भांति है, प्लेटो और अरस्तु ने जिस प्रकार से राज्य के बारे में बताया कि उनकी भांति राज्य को एक लोक कल्याणकारी संगठन मानने के स्थान पर मार्क्स ने राज्य को एक वर्ग संगठन माना है। क्या माना है? वर्ग संगठन। अपन लगभग जो इनके सिद्धांत पढ़ रहे हैं उनमें लगभग वर्ग और वर्ग का जिक्र आया है, तो इन्होंने वर्ग संगठन माना है। उसकी उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई है। मार्क्स के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, राज्य जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया वो वर्ग संघर्ष से हुई है। यह एक दमनकारी समुदाय है। यह एक क्या है? दमनकारी समुदाय है, जिसके अंदर किसी व्यक्ति का दमन किया जाए या जैसे उसकी मान लीजिए कोई स्वतंत्रता ही है, उनका हनन किया जाए, तो ये एक दमनकारी समुदाय है जो वर्ग विभेदों को बनाए रखता है, जिसके अंदर क्या होता है? वर्ग विभेद बने रहते हैं। राज्य तब तक बना रहेगा जब तक समाज में वर्ग रहेंगे, और राज्य है जो तब तक बना रहेगा जब तक समाज के अंदर क्या रहेंगे? वर्ग रहेंगे। मार्क्स का आदर्श वर्ग विहीन समाज है जिसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा। वो कहते हैं कि भाई राज्य क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा और साम्यवादी समाज की क्या होगी? स्थापना होगी। साम्यवादी समाज की क्या होगी? स्थापना होगी। राज्य विलुप्त हो जाएगा लेकिन साम्यवादी समाज की क्या होगी? स्थापना होगी। साम्यवादी समाज की जैसे स्थापना हो जाएगी तो उसके अंदर न कोई बड़ा रहेगा न कोई छोटा रहेगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तो राज्य वर्ग समाज की एक उपज है। उसका उदय वर्गों के उदय के साथ ही हुआ है और वर्गों के अंत के साथ ही उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ये धीरे धीरे जिस प्रकार से एक पुष्प मुरझा जाता है उस प्रकार से ये मुरझा जाएगा। अब राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है? वर्ग विभेद है। राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद। राज्य की जो उत्पत्ति हुई उसका जो कारण है वो कार्ल मार्क्स बताते हैं कि वर्ग विभेद है। क्या है? वर्ग विभेद है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्स की जो विचारधारा थी वो सामान्य मत के सर्वथा एक क्या है? विपरीत है। उसका क्या है? उल्टा है। प्लेटो, अरस्तु और अनेक विचारकों का, प्लेटो, अरस्तु और जो अनेक विचारक थे उनका ये मत है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है। राज्य स्वाभाविक यानी कि अपना आप राज्य का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ऐसा मानते हैं कौन? प्लेटो, अरस्तु और अन्य जो विचारक हैं वो। लेकिन मार्क्स इस चीज को नहीं मानता है। मार्क्स कहता है कि मानव जीवन के साथ जितनी भी जो वस्तुएं जुड़ी हुई है तो उसका उदय किसके साथ हुआ? वर्गों के साथ में हुआ। लेकिन मार्क्स ये कहते हैं कि राज्य को एक वर्गीय संस्था माना जाता है। राज्य है जो एक क्या है? वर्गीय संस्था है। वर्गीय संस्था ही राज्य है। उनका मानना है कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था में, जब पहले प्राचीन टाइम के अंदर अपन ने देखा कि भाई आदिम जो साम्यवादी युग था, आदिम साम्यवादी युग में अपन ने ये देखा कि मनुष्य जो है उसको पहनने का भी ज्ञान नहीं था, खाने का भी ज्ञान नहीं था। वो अर्धनग्न अवस्था के अंदर लगभग संपूर्ण नग्न अवस्था में ही वो घूमता था। लेकिन जिस प्रकार जैसे धीरे धीरे उसने
कई चीज़ों का आविष्कार किया, खोज की, तो उसके बाद में वो स्थायी रहने लगा। और जैसे ही स्थायी रहने लगा तो फिर उन्होंने अपने अलग अलग क्या उद्योग धंधे अपनाए, और अलग अलग उद्योग धंधे अपनाने के कारण फिर क्या हुआ उन्होंने एक ऐसा युग आया जिसमें दास युग हुआ है, तो दास बनाए उन्होंने, और फिर दास इतने अत्यधिक हो गए कि शासक तो क्या कम रह गए और दास ज़्यादा हो गए। अब उनको फिर ये भय सताने लगा, डर सताने लगा कि भाई दास ज़्यादा हो गए तो अब ये कभी तुम्हारे ऊपर अटैक न कर दे, आक्रमण न कर दे, जिससे तुम्हारी सत्ता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो फिर उन्होंने राज्य को जन्म दिया, एक संस्था बनी, उसके अंदर कानूनों का निर्माण हुआ, पुलिस विभाग बना, जेल विभाग आदि बनाए गए उनके भय के कारण कि भाई इस डर की वजह से ये लोग अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तो यही है कि भाई आदिम साम्यवाद युग के अंदर मार्क्स ने ऐसा बताया। और मार्क्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि राज्य संपत्तिशाली वर्ग का एक क्या है, संगठन है जो संपत्तिहीन वर्ग से उनकी क्या सुरक्षा करता है। तो ये उनका राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विवेक जो बताया उससे संबंधित। अब राज्य वर्ग शोषण का एक क्या है, यंत्र है। अब वो ये भी मानते हैं कि राज्य जो है वो एक वर्ग संघर्ष का क्या है, एक शोषण का यंत्र है। मार्क्स का ऐसा मानना है क्या भाई, राज्य वर्ग शोषण का यंत्र। राज्य जो है वर्ग शोषण का एक क्या है, यंत्र है। राज्य के उद्देश्य एवं स्वरूप के बारे में मार्क्स का विचार अन्य दार्शनिकों से काफी क्या है, भिन्न है, अलग है। जितने भी जो दार्शनिक हैं उन सब से, जितने भी फिलोसफर जो हुए हैं, उनका जो उद्देश्य था, स्वरूप था राज्य के बारे में मानने का, उनसे बिल्कुल इनका जो मानना है वो एकदम अलग है, एकदम क्या है, भिन्न है, अलग है। क्या कि अपनी प्रारंभिक रचनाओं में इन्होंने हीगल एक विद्वान हुआ है, उन्होंने कुछ राज्य से संबंधित विचार प्रस्तुत किए, तो हीगल के विचारों से ही इन्होंने अपने कुछ विचार लिए, लेकिन उसकी वाद में नहीं, प्रतिवाद में इन्होंने क्या दिया है, उत्तर दिया है। तो हीगल राज्य संबंधी विचारों की इन्होंने क्या की है, कटु आलोचना की है। हीगल के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए थे राज्य से संबंधित विचार, उसकी क्या की है, इन्होंने आलोचना की है। और आलोचना में कैसी, कटु आलोचना की है। और कटु आलोचना जो है उसे अपन क्या कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं कि इन्होंने सत्य आलोचना की है। मार्क्स ने राज्य के बारे में, कार्ल मार्क्स ने राज्य के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही है कि राज्य बिखरे हुए नागरिक समाज को संगठित नहीं करता। यह एक राजनीतिक क्या है, अंधविश्वास है कि राज्य सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करता है। तो ये इनका राज्य जो है वो वर्ग शोषण का एक क्या है, यंत्र है। इसमें वर्गों का क्या होता है, शोषण किया जाता है। अब इसका अगला जो पॉइंट है वो अपन नोट करेंगे। अंतरिम काल में अधिनायक तंत्र अंतरिम काल में अधिनायक तंत्र का उदय। अंतरिम काल में अधिनायक तंत्र का उदय। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का अंत अनिवार्य है। मार्क्स ये कहते हैं कि भाई वर्तमान में जैसे कौन सा युग चल रहा है, पूंजीवाद का युग चल रहा है, पूंजीवाद युग। और ये अपन ने देखा कि पूंजीवाद के कारण ही आज जो अमेरिका है विश्व में नंबर 1 एक पावरफुल, एक शक्तिशाली देश शक्ति बना हुआ है, जिसकी हर देश जो भी ये कह देता है बात सभी क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो मार्क्स ने कहा कि भाई पूंजीवाद का एक दिन क्या होगा, अंत होगा और एक क्रांति होगी। पूंजीवाद का अंत जब होगा कि मजदूरों के अंदर एक क्या आएगी, क्रांति आएगी।
और मजदूरों के अंदर क्रांति आएगी तो एक सर्वहारा जो वर्ग है वो एक नई प्रेरणा लेकर के, एक नई दिशा लेकर के क्या होगा, उदय होगा। उसके कारण क्या होगा, अधिनायक तब होगा। क्या होगा, अधिनायक तब होगा। अब साम्यवाद के कुछ कार्यक्रम इन्होंने तय किए कि भाई साम्यवाद जब जो पनपेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जाए जिससे जनता का अत्यधिक क्या हो, कल्याण हो। उन्होंने कुछ 5-7 कार्यक्रम तैयार किए। जैसे इन्होंने कहा कि भाई हर प्रकार की जो जमींदारी प्रथा है, हर प्रकार की जमींदारी प्रथा है उसका उन्मूलन होना चाहिए और भूमि से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व का सार्वजनिक लाभ के कार्यों में क्या किया जाए, खर्च किया जाए। जमींदारी जो प्रथा है इसका क्या उन्मूलन होना चाहिए और जितना भी राजस्व प्राप्त होता है वो सब सार्वजनिक लाभ के लिए उसे खर्च कर दिया जाए और आय के साथ तेजी से बढ़ने वाला आयकर भी लिया जाए। जैसे जैसे आय हो तो उससे आयकर भी लिया जाए। अब आयकर जब आएगा राज्य के अंदर तो उसका खजाना क्या होगा, भरा जाएगा और फिर राज्य जनता के कल्याण के लिए उसमें क्या करेगा, खर्च करेगा। और नंबर 3 में इन्होंने बताया कि भाई सब प्रकार के उत्तराधिकार की क्या हो जाए, समाप्ति हो जाए। जितने भी प्रकार के जो उत्तराधिकार है वो क्या कर दिए जाए, समाप्त कर दिए जाए। नंबर 4 में कि भाई देश को छोड़ करके अन्य जो देश हैं उन देशों में बसने वालों और विद्रोहियों की संपत्ति क्या की जाए, जब्त की जाए। भाई देश में जो रह रहे हैं उनको तो छोड़ दिया जाए, बाकी जो अन्य देशों में बसते हैं और जो विद्रोही हैं, देशद्रोही है या विद्रोही है, उनकी संपत्ति को क्या किया जाए, जब्त किया जाए। क्या किया जाए, जब्त किया जाए। और सरकारी पूंजी और पूर्ण एकाधिकार से संपन्न राष्ट्रीय बैंक द्वारा, सरकारी पूंजी है और पूर्ण एकाधिकार से संपन्न राष्ट्रीय बैंकों द्वारा राज्य के हाथ में उद्योगों का क्या हो, केंद्रीकरण हो। उद्योगों का क्या किया जाए, केंद्रीकरण किया जाए। साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया क्या, कि संचार और परिवहन के साधनों को, संचार और परिवहन की जो साधन है उनको राज्य के हाथों में न दे करके क्या किया जाए, उनका केंद्रीकरण किया जाए। क्या किया जाए, केंद्रीकरण किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया कि राज्य स्वामित्व वाले कारखानों और उत्पादन के साधनों का विस्तार किया जाए और एक सामान्य योजना के अनुसार बंजर भूमि को खेती के योग बनाया जाए। बंजर भूमि जितनी भी पड़ी हुई है राज्य के अंदर उसे कृषि योग बनाया जाए और कृषि भी ऐसी की जाए, उसमें ऐसी तकनीक अपनी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उस भूमि को क्या बनाया जाए, उपजाऊ बनाया जाए, ताकि लोगों को क्या हो, परिलाभ ज़्यादा मिले। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट इन्होंने बताया कि भाई हर एक के लिए काम करना समान रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिए, कि सभी व्यक्ति समान रूप से क्या करेंगे, कार्य करेंगे। विशेषकर कृषि के लिए, विशेषकर जो कृषि है इसके लिए औद्योगिक सेवाएं कायम करना, कृषि के लिए, क्योंकि कृषि एक ऐसी चीज है कि इसको हर व्यक्ति कर सकता है। जैसे आज अपन इस युग में देखें तो अपन देख सकते हैं कि सभी लोग सर्विस नहीं करते हैं। लगभग 70% लोग किस पर निर्भर हैं, कृषि के ऊपर निर्भर है। ये एक प्राथमिक कमाने का एक धंधा है जो यदि कोई कामयाब हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे अपन भी, मान लीजिए जैसे पढ़ लिख लेते हैं और पढ़ने लिखने के बाद में अपन कोई या तो कोई ऐसा बिजनेस करेंगे, मान लीजिए कोई सर्विस में नहीं लगे तो बिजनेस जब होगा जब अपने पास क्या होगी, पूंजी होगी, नहीं तो फिर अपने को क्या करनी पड़ेगी, कृषि ही करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया कि खेती और उद्योग का उचित समायोजन और नगरों तथा गांवों में आबादी का अधिक क्या हो, न्यायपूर्ण वितरण किया जाए और निःशुल्क सार्वजनिक स्कूली शिक्षा और बच्चों में मजदूरी कराने पर क्या लगे, रोक लगे। तो ये कुछ इन्होंने नियम प्रतिपादित किए, इसके किसके, साम्यवाद के कार्यक्रम तैयार किए। तो ये लगभग जितने भी जो ये
साम्यवाद के ये कार्यक्रम इन्होंने बनाए हैं, तो ये लगभग राज्य को क्या बनाते हैं, कल्याणकारी। राज्य को क्या बनाएंगे, ये कल्याणकारी बनाएंगे। मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को ही क्या मानता है, एक लोकतंत्र मानता है। क्या मानता है, लोकतंत्र। ऋषि में क्या है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जीवन का मूल मंत्र। लोकतंत्र जो है वो जीवन का क्या है, मूल मंत्र है। तो ये राज्य से संबंधित इनका सिद्धांत था, और अपना ये मार्क्सवाद आज क्या समाप्त होता है। आगामी अपना जो भी चैप्टर चलेगा वो नेक्स्ट टाइम में। धन्यवाद।